आप साहब आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की दोस्तों ड्राइंग। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो है मैथ, साइंस और इंग्लिश में ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं, उन्हीं की ज़्यादातर तैयारियां करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग समझते हैं कि जब आप लोगों के 6 सब्जेक्ट में से अच्छे अंक प्राप्त होंगे तभी आपकी अच्छी मार्किंग बन सकती है। तो दोस्तों इस मार्किंग बनाने की होड़ में हम लोगों को चित्रकला के बारे में दोस्तों ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर जो है ये भी सब 100 नंबर का होता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसमें भी दोस्तों 100 नंबर मिलते हैं। यदि इस सब्जेक्ट में आपके 90 प्लस नंबर आ गए तो आपकी मार्किंग बहुत ही अच्छी हो सकती है। और दोस्तों यदि किसी कारणवश आपके नंबर यदि इस सब्जेक्ट में कम हो जाते हैं तो ये बहुत ही उस बच्चे के लिए दुर्भाग्य होगा। तो दोस्तों उस दुर्भाग्य से बचने के लिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, और जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों चित्रकला में, वो 20 क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं चित्रकला के बारे में। तो दोस्तों क्या है कला, चित्रकला एवं आलेखन क्या होता है देख लेते हैं। चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, वाद्य कला, काव्य कला, साहित्य कला, नाट्य कला, मूर्ति कला, शिल्प कला, भवन निर्माण आदि कला के अनेक रूप होते हैं। कला के इन रूपों के द्वारा कलाकार अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के समक्ष सरलता से व्यक्त कर सकता है। कला के इन रूपों में चित्रकला का अपना अलग महत्व है। जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्रों के द्वारा प्रकट करता है तो वह चित्रकला कहलाती है। तो दोस्तों ये होती है क्या चित्रकला। आलेखन चित्रकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी वस्तु या धरातल को विभिन्न आकृतियों द्वारा कलात्मक ढंग से सजाने को आलेखन या डिजाइन कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए उसमें कलापूर्ण आकृतियों द्वारा जो सजावट की जाती है उसे भी क्या कहते हैं दोस्तों, उसे भी आलेखन कहते हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तियों, कलियों को अनुपात, संतुलन, गति के आधार पर सुंदर कलात्मक ढंग से सजाना भी आलेखन कहलाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आलेखन के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन बनेगा कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो फ्रेंड्स पहला नंबर आता है प्राकृतिक आलेखन का। अब दोस्तों देख लेते हैं प्राकृतिक आलेखन के बारे में कि पेड़ पौधे, पत्तियों, फूलों, कलियों, फलों के डंठलों आदि प्राकृतिक वस्तुओं के संयोजन से बना आलेखन प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, एक दोस्तों पुष्प बना है। पुष्प के दोस्तों बहुत सारी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, डंठल हैं, और उसके बहुत दोस्तों कलियां भी बनी हैं। तो इस तरह की जो आकृति होती है दोस्तों, जो आलेखन होती है, जो कलाकारी होती है, वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक आलेखन। और दोस्तों इसमें किन रंगों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी प्राकृतिक जल रंगों का ही प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स दूसरा है अलंकारिक आलेखन। तो दोस्तों अलंकारिक आलेखन के बारे में देख लेते हैं। यानी वे आलेखन जो वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए, क्या है बच्चों, वे आलेखन जो वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए बनाए जाते हैं, अलंकारिक आलेखन कहलाते हैं। इनकी रचना में प्राकृतिक वस्तुओं के वास्तविक आकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि आलेखन को सुंदर बनाने के लिए उनके आकारों को आलेखन के अनुरूप बदल दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं एक चित्र बना है दोस्तों, क्या है ये, अलंकारिक आलेखन है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बतख इस तरह की है। अब बतख इस तरह की नहीं बनी होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बतख में पैर भी होते हैं, और दोस्तों जो पूंछ ऊपर की और ये भी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इसको हम कैसे बना रहे हैं, इसको दोस्तों हम इस डिजाइन को सुंदर दिखने के लिए बना रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अलंकारिक आलेखन। दोस्तों यदि प्राकृतिक आलेखन की बात करते हैं, यदि यही बतख यहाँ पर बनानी होती तो दोस्तों ये बतख यहाँ पर बनाने के लिए हमें इसके पूर्ण बतख के रूप में बनाना होता, यानी उनके पैरों को भी बनाना होता। तो दोस्तों वो कहलाती है प्राकृतिक आलेखन। यानी प्राकृतिक की जो भी प्रकृति में पाई जाने वाली चीजें हैं उनमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो आलेखन कहलाती है प्राकृतिक आलेखन। और दोस्तों जो किसी चीज को सुंदर दिखने के लिए उन चीजों को हम लोग किसी भी प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, वो कहलाती है अलंकारिक आलेखन। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं ज्यामितीय आलेखन की ओर। तो फ्रेंड्स क्या है, ज्यामितीय आलेखन देख लेते हैं दोस्तों। तो ज्यामितीय आलेखन में क्या है, तो ज्यामितीय आलेखन में दोस्तों है ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से बने आलेखन ज्यामितीय आलेखन कहलाते हैं। इनकी रचना में सरल रेखाओं, वक्र रेखाओं, त्रिभुजों, वर्गों, वृत्तों, अर्धवृत्तों, बहुभुजों, चतुर्भुजों आदि ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं सूक्ष्म आलेखन। उपर्युक्त तीनों प्रकार के आलेखन के सम्मिश्रण से बने आलेखन सूक्ष्म आलेखन कहलाते हैं। दोस्तों
अब देख लेते हैं कि सजावट की दृष्टि से आलेखन के कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बनावट की दृष्टि से तो 4 प्रकार के थे, लेकिन दोस्तों सजावट की दृष्टि से कितने हो जाएँगे? दोस्तों ये हो जाएँगे 5 प्रकार के। तो दोस्तों क्या है, किनारी के आलेखन कैसे होते हैं? तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किनारी के आलेखन कैसे होते हैं। यानी वे आलेखन जो किसी वस्तु जैसे कि साड़ी, मेज़पोश, चादर आदि के चारों ओर किनारे पर सजाने के लिए बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं किनारी आलेखन। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आलेखन के बारे में जानकारी की। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके और डीपली चाहते हैं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बनने वाले हैं, जो 20 क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में। यकीन मानिए कि जो वीडियो आप लोग ये वॉच करेंगे 15 से 20 या 25 मिनट का, दोस्तों इसी 15 से 20 जो 25 मिनट का ये वीडियो होगा, इसी में सारे 20 क्वेश्चन छिपे होंगे। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किनारी के आलेखन कहलाते हैं। ये आलेखन अधिकतर आयत के अंदर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कोने के आलेखन कैसे होते हैं। यानी वे आलेखन जो किसी वस्तु में चारों कोनों को सजाने के लिए, दोस्तों क्या है, वे आलेखन जो किसी वस्तु में चारों कोनों को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, कोने के आलेखन कहलाते हैं। ये आलेखन अधिकतर त्रिभुज में बनाए जाते हैं। केंद्र आलेखन दोस्तों कैसे होते हैं। यानी वे आलेखन जो किसी वस्तु के केंद्र को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, केंद्रीय या केंद्र के आलेखन कहलाते हैं। जैसे दोस्तों छत में जहाँ पर पंखा लगा होता है वहाँ पर दोस्तों केंद्रीय आलेखन बनते हैं। ये आलेखन अधिकतर वृत्त वर्ग में बनाए जाते हैं। धरातल के आलेखन कैसे होते हैं फ्रेंड्स। यानी वे आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे आलेखन धरातल आलेखन कहलाते हैं। ये आलेखन अधिकतर वर्ग या आयत के अंदर ही बनाए जाते हैं। अब दोस्तों मुख पृष्ठ के आलेखन क्या होते हैं। यानी वे आलेखन जो किसी पुस्तक, डायरी, पत्रिका आदि के मुख पृष्ठ को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, मुख पृष्ठ आलेखन कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आलेखन की इकाई एवं आवृत्ति क्या होती है। तो आलेखन बनाने के लिए एक निश्चित आकार होता है। दोस्तों कौन कौन से आकार हो सकते हैं आलेखन बनाने के लिए फ्रेंड्स। जैसे आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वृत्त हो सकता है, अर्धवृत्त हो सकता है, त्रिभुज आदि हो सकते हैं। इस आकार को आलेखन की उपयोगिता के अनुसार कुछ भागों, 2, 3 या 4 भाग में बांट लेते हैं। इसके बाद आलेखन के एक भाग में अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त सुंदर आलेखन बना लेते हैं। आलेखन के इस भाग को आलेखन की इकाई कहते हैं। आलेखन को पूरा करने के लिए इकाई में बने आलेखन को ट्रेसिंग कागज पर एचबी पेंसिल, दोस्तों कौन सी है, ट्रेसिंग कागज पर एचबी पेंसिल से उतार कर आलेखन के अन्य भागों में पुनरावृत्ति करते हैं। इकाई की पुनरावृत्ति दोहराने की क्रिया को क्या होता है बच्चों, आवृत्ति कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इकाई को ट्रेस करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। आलेखन के एक भाग में निर्दिष्ट पुष्पों, कलियों और पत्तियों के सुंदर संयोजन से इकाई की रचना करने के बाद उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर, चिकना पारदर्शी कागज रखकर संपूर्ण आलेखन इकाई को सावधानी पूर्वक 2B या 3B की पेंसिल से ट्रेस कर लीजिए। फिर इकाई के ट्रेस वाले पेपर को पलटकर दूसरे भाग पर सही सही रखिए। इसके बाद ट्रेसिंग पेपर को बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से हार्ड पेंसिल एच चलाते हुए इकाई को बनाइए। इस प्रकार ट्रेस स्पष्ट रेखाओं में पहले जैसा कागज पर उतर आएगा। ध्यान रहे ट्रेसिंग पेपर जरा भी हिलने न पाए और आलेखन का कोई भाग छूटने न पाए। नाखून के अग्रभाग किसी हार्ड वस्तु, चाबी या सिक्के से ट्रेस पेपर पर रगड़कर भी ट्रेस कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि रंगों का ज्ञान और उनका महत्व क्या होता है। रंगों का ज्ञान एवं महत्व दोस्तों क्या होता है देख लेते हैं। रंगों का चित्रकला में बहुत बड़ा महत्व है बच्चों, रंगों का चित्रकला में बहुत बड़ा महत्व है। सुंदर से सुंदर चित्र भी बिना रंग के भद्दा प्रतीत होता है और साधारण से साधारण चित्र रंग के उपयोग से सुंदर तथा आकर्षक लगने लगता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं आजकल कितने कितने सुंदर लोग ब्यूटी पार्लर में बन रहे हैं, उनमें भी रंगों का प्रयोग होता है। तो चित्र में रंगों के प्रयोग का विशेष महत्व है। प्रत्येक छात्र को रंगों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। रंगों के पूर्ण ज्ञान के बिना उनका जीवन प्रयोग संभव नहीं है। तो क्या है, रंग के प्रकार क्या होते हैं।
तो फ्रेंड्स रंग होते हैं 2 प्रकार के। अब दोस्तों यहाँ पर एक ये चार्ट बना है, ये चार्ट कौन-सा है? तो दोस्तों ये है ओस्टवाल्ड का चक्र। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है ओस्टवाल्ड का चक्र। अब देख लेते हैं कि ओस्टवाल्ड के चक्र में कितने रंगों का समावेशन है। तो दोस्तों हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं? पीले से प्रारंभ करते हैं। तो पीला हुआ, नारंगी यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी ओस्टवाल्ड यानी ओस्ट मीन्स दोस्तों उसमें 8 आ रहा है ना, तो ओस्टवाल्ड चक्र मतलब 8 रंगों का समूह है ओस्टवाल्ड चक्र। तो दोस्तों इस ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। अब दोस्तों उसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताइए कि पीला के बाईं ओर कौन है और पीला के दाईं ओर कौन है? तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं प्रारंभिक रंग। दोस्तों क्या होते हैं प्रारंभिक रंग? इन्हें क्या बोलते हैं? मुख्य या मूल रंग यानी प्राइमरी कलर्स। वहीं दोस्तों द्वितीयक रंग इन्हें क्या बोलते हैं? यानी सेकेंडरी कलर यानी कि गौण रंग। अब दोस्तों देख लेते हैं कि प्रारंभिक या मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करने के योग्य है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से अब वीडियो वॉच करिएगा। यानी प्रारंभिक रंग कौन कौन से होते हैं? इनके 3 अंतर रंग होते हैं। दोस्तों क्या है? इनके अंतर्गत 3 रंग आते हैं। कौन कौन? एक तो दोस्तों लाल हो गया रेड, दूसरा नीला हो गया ब्लू और तीसरा पीला हो गया येलो। इनको प्रारंभिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती है, शेष रंग इनके मिश्रण से ही बनते हैं। तो दोस्तों 3 कौन कौन से कलर होते हैं जिन्हें प्रारंभिक कलर बोलते हैं? प्रारंभिक रंग कहते हैं लाल, नीला और पीला। अब दोस्तों द्वितीयक रंग की बात करते हैं कि द्वितीयक रंग यानी गौण रंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत वे रंग आते हैं जो मुख्य रंगों को एक दूसरे से मिलाने पर तैयार होते हैं। जैसे लाल और नीला मिलाने पर बैंगनी बन जाता है दोस्तों, नीला और पीला मिलाने पर हरा बन जाता है फ्रेंड्स, वहीं पीला और लाल मिलाने से नारंगी बन जाता है। वहीं दोस्तों इस प्रकार 3 प्रारंभिक रंग और उनके मिलने से बनने वाले 3 गौण रंग मिलकर 6 रंग हो जाते हैं जो आदर्श रंग कहलाते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, कई बार फ्रेंड्स क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक दोस्तों कौन है? ओस्टवाल्ड कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये जर्मन वैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक है। तो ओस्टवाल्ड द्वारा प्रतिपादित प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित 8 रंगों को प्रमुख आदर्श रंग माना जाता है। अब दोस्तों कौन कौन से 8 रंग हैं? तो पहले नंबर पर है पीला, फिर है नारंगी, फिर है लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी कलर का। इन रंगों में पीला, लाल, नीला और गहरा हरा मुख्य रंग हैं। नारंगी, बैंगनी, आसमानी और धानी जो है वो द्वितीयक रंग हैं। यानी दोस्तों 4 रंग जो है वो प्रारंभिक हैं और 4 रंग जो है वो द्वितीयक हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विरोधी या विपरीत रंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों क्या है? ओस्टवाल्ड के 8 प्रमुख रंगों से चक्र के आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे लाल का विरोधी हो गया हरा, नारंगी का विरोधी हो गया आसमानी, पीले का विरोधी हो गया नीला तथा धानी का विरोधी हो गया बैंगनी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इन विरोधी रंगों को भी समझ लिया। अब फ्रेंड्स देखते हैं समान रंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों समान रंग क्या है? यानी ओस्टवाल्ड के 8 आदर्श रंगों के चक्र में पास पास के कोई 3 रंग समान या सहयोगी रंग कहलाते हैं। समान रंगों के 8 जोड़े होते हैं। दोस्तों समान रंगों के कितने जोड़े होते हैं? 8। कौन कौन से जोड़े होते हैं? आइए उन समझ लेते हैं दोस्तों जोड़ों को। पहला जोड़ा क्या है? पीला, नारंगी और लाल। दूसरा क्या है दोस्तों? नारंगी, लाल और बैंगनी। तीसरा क्या है? लाल, बैंगनी और नीला। चौथा क्या है? बैंगनी, नीला और आसमानी। पांचवा दोस्तों क्या है? नीला, आसमानी और हरा। छठा क्या है? आसमानी, गहरा हरा और धानी। वहीं दोस्तों सातवां क्या है? गहरा हरा, धानी और पीला। आठवां दोस्तों धानी, पीला और नारंगी। तो दोस्तों ये कैसे हैं? ये हैं समान रंग। तटस्थ रंग दोस्तों कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तटस्थ रंग क्या होते हैं? यानी काला और सफ़ेद, ये 2 रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं। इनको रंग नहीं माना जाता है। इन रंगों का अन्य रंगों के साथ प्रयोग करने से हम अनेक प्रकार के रंग तैयार कर सकते हैं। वैसे ही इनका प्रयोग किसी रंग को हल्का तथा गहरा करने के लिए किया जाता है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि गर्म तथा ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं 2 प्रकार के रंग। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 गर्म रंग और नंबर 2 ठंडे रंग। अब दोस्तों देख लेते हैं कि गर्म रंग कौन कौन से होते हैं। जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है। दोस्तों जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है वे गर्म रंग कहलाते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में पीला, नारंगी, लाल तथा बैंगनी जो दोस्तों बैंगनी जो है वो गर्म रंग होते हैं। ठंडे रंग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ठंडे कौन कौन से होते हैं। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे ठंडे रंग कहलाते हैं। जैसे नीला, आसमानी, हरा तथा धानी आदि ये ठंडे रंग होते हैं।
रंगों की संगति कैसी होती है फ्रेंड्स? तो आइए इस रंगों की संगति देख लेते हैं। रंगों की संगतियाँ 6 प्रकार की होती हैं। समान रंगों की संगति, दूसरा नंबर है विरोधी रंगों की संगति, तीसरा है मध्यवर्ती रंगों की संगति, चौथा है एकाकी रंगों की संगति, पाँचवां है मंदभूत रंगों की संगति और छठवां है उन्नत रंगों की संगति। अब दोस्तों देख लेते हैं रंगों की संगति में दोस्तों क्या है? आलेखन के रेखांकन के बाद दोस्तों क्या है? आलेखन के रेखांकन के बाद उसमें रंगों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि रंगों के कारण ही आलेखन में सुंदरता एवं आकर्षण आता है। नवीन पाठ्यक्रमानुसार आलेखन केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा तैयार कर उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग होता है। इसलिए आलेखन में रंग भरने से पूर्व छात्रों को पृष्ठभूमि, धरातल और आलेखन इकाई के अलग-अलग रंगों का चुनाव करना चाहिए। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आलेखन में रंग भरने की क्या विधि होती है दोस्तों? तो रंगों का उचित अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी सबसे पहले पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड के लिए रंग तैयार करें। इसके लिए पहले प्लेट में सफ़ेद रंग घोलें। उसके बाद जो रंग बनाना हो उस रंग पर थोड़ी मात्रा सफ़ेद रंग में मिलाएं। जब आपके मन का रंग तैयार हो जाए तभी प्रयोग करें, अन्यथा उसमें रंग की मात्रा को और मिलाकर प्रयोग करें। यदि पृष्ठभूमि में दोस्तों क्या है? यदि पृष्ठभूमि में हल्का रंग भरना हो तो संपूर्ण आलेखन में एक साथ रंग भर सकते हैं। पृष्ठभूमि में गहरा रंग भरने के लिए गहरे रंग में बहुत थोड़ा सफ़ेद रंग मिलाकर बनाएं। फिर पृष्ठभूमि में इस प्रकार भरें कि रंग अलंकारों पर ना लगने पाए। पृष्ठभूमि में हल्का रंग भरने के लिए 7 या 8 नंबर का ब्रश और गहरी पृष्ठभूमि के लिए 3 या 4 नंबर का ब्रश ही प्रयोग करना चाहिए। आलेखन में दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि पृष्ठभूमि में हल्का रंग भरने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों 8 नंबर का। और गहरी पृष्ठभूमि में किस नंबर का प्रयोग करते हैं? 3 या 4 नंबर का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहिएगा, इन क्वेश्चंस को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। इस तरह के ही क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनमें से पूछे जाएंगे। आलेखन में फूल, कली, पत्तियों और टहनियों के लिए जिस रंग का प्रयोग करना हो उसमें 3 गुना सफ़ेद रंग मिलाकर तैयार करें। यदि फूल का रंग लाल है तो सफ़ेद रंग में बहुत कम मात्रा में लाल रंग मिलाकर हल्का गुलाबी रंग तैयार करें और नंबर 3 के ब्रश से फूल और कली के अंदर भरें। फिर गुलाबी रंग में कुछ लाल रंग और मिलाकर गहरा रंग बनाएं। अब नंबर 2 के ब्रश से फूल और कली के बाहरी रेखाओं को मोटे मोटे रूप में बनाएं। फिर लाल रंग से 0 नंबर ब्रश से आकृतियों की बाहरी रेखाओं पर बहुत ही बारीक लाइन बनाएं। इसी प्रकार पत्तियों, टहनियों को रंगने में हरे रंग का प्रयोग करें। अब दोस्तों देख लेते हैं, ध्यान रहे रंग भरते समय हल्का रंग तथा बाद में गहरा रंग भरना चाहिए। किसी रंग को गहरा करने के लिए उस रंग में काला, कत्थई, नीला या हरा रंग मिलाकर आवश्यकता अनुसार गहरा रंग तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आलेखन बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए। आलेखन में रंग भरने से पूर्व सभी आवश्यक सामग्री जैसे रंग, ब्रश, प्याली और पानी आदि को अपने दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए और रंग भरने का कार्य सावधानी तथा शांतिपूर्वक करना चाहिए। रंग को आलेखन में भरने के लिए किसी रफ कागज पर लगाकर देख लेना चाहिए। संतुष्ट होने पर ही आलेखन में भरना चाहिए। रंग भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का रंग बाहर ना निकल पाए। छोटे भागों में चमकीले तथा गहरे रंग और बड़े भागों में हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। रंग भरते समय अपने हाथ के नीचे एक सफ़ेद कागज रखना चाहिए जिससे हाथ के कारण चित्र गंदा ना हो। आप दोस्तों देख लेते हैं कि रंग भरने से पहले अपने हाथों हाथों तथा ब्रश को पानी से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर रंग भरना हो उसको पहले ब्रश में पानी लेकर हवा में सुखा लेना चाहिए। चित्र में हल्के रंग पहले तथा गहरे रंग बाद में भरने चाहिए। रंग भरने से पूर्व ब्रशों के उचित प्रयोग का ध्यान रखना चाहिए। छोटे स्थान के लिए 1 या 2 नंबर तथा बड़े स्थान के लिए 3 या 4 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। पृष्ठभूमि के लिए 7, 8 या 9 नंबर के ब्रश का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक रंग के सूख जाने पर ही दूसरा रंग भरना चाहिए, नहीं तो एक रंग दूसरे रंग में मिल जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह का होता है आलेखन और इस तरह का पेपर आता है दोस्तों। तो यदि आप लोगों ने वीडियो पूरा वॉच किया है तो फ्रेंड्स यकीन मानिए कि जो 20 क्वेश्चन आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो इसी वीडियो में से आएंगे। तो दोस्तों जो बातें आप लोगों को बताई गई हैं वो दोस्तों आप लोग बहुत केयरफुल तरीके से सुने। और यदि दोस्तों कहीं पर कोई चीज़ मिस टाइम हो रही हो तो वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।